जब तक आप शिक्षकों को शिक्षा विभाग का कर्मचारी नहीं मानेंगे नियोजित शिक्षकों को, जब तब तक आप स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे। विपक्ष में रहने पर सभी लोग शिक्षकों के बहुत बड़े हितैषी बन जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद में ये लोग शिथिल हो जाते हैं। सरकार उस बहाली की व्यवस्था में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की स्थिति में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी सर हैं। सर, आपको स्वागत है। धन्यवाद। सर, विभाग का आदेश आया है कि 19 अक्टूबर 2022 तक जो शिक्षक प्रशिक्षण नहीं लिए हैं उनको सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। इस पर आपका क्या विचार है? विभाग के द्वारा जो यह आदेश जारी किया गया है, वह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की सभी लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इससे असहमत भी हैं। कुल मिलाकर जो विभाग का आदेश आया है वह उसको विभाग का आदेश नहीं कह के माननीय उच्च न्यायालय का आदेश कहना ज़्यादा उचित होगा। और जो हाईकोर्ट का आदेश है वह निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में नहीं है। वह आदेश बहुत ही कहा जाए कि एक अच्छा फैसला, जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है वह यह ठीक नहीं है। और इसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में फिर डबल बेंच में लोग इसमें उस फैसले के खिलाफ भी एलपीए में जा रहे हैं और लोगों को जाना चाहिए। जो फैसला आया है उस फैसले के तहत कहा गया है कि 19 अक्टूबर 2022, मतलब यह जो तिथि है महत्वपूर्ण तिथि है और यह डेडलाइन इसलिए है कि उसी डेट को माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। तो हाईकोर्ट ने यह कहा है कि हम जब फैसला दे रहे हैं, आज तक जिन लोगों ने जैसे भी एन प्रकार जैसे भी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, वे सभी लोग सेवा में बने रहेंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो तिथि का निर्धारण किया गया है कि वह जिस डेट को फैसला दे रहे हैं, इस डेट तक जो ट्रेंड हुआ उसको मान लीजिए। यह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है कि कोई एक डेट फिक्स कर देना कि इस डेट तक मान लीजिए। सपोज कि करिए कि जिस दिन हाईकोर्ट ने फैसला दिया उस डेट तक जो ट्रेंड नहीं हुए, तो उसके लिए आप क्या 1 महीना 2 महीना के अंदर फिर एग्जाम लेकर के और जो लोग कैपेबल थे, जो एलिजिबल थे, उन लोगों को आप पास नहीं करा सकते थे? या ऐसा एक डेट फिक्स करना बिल्कुल अनुचित है। यह फैसला कहीं से भी ठीक नहीं है। यह शिक्षक विरोधी फैसला है और इस मामले में जो भी शिक्षक, जो प्रभावित पीड़ित शिक्षक हैं, उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा है कि जो शिक्षक पास किए हैं 31 मार्च 2019 के बाद, मतलब कि 31 मार्च 19 तक लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के लिए एनसीटी ने एक डेडलाइन तय किया था और उस डेट तक जो लोग पास नहीं किए थे उन लोगों को सेवा से बर्खास्त करने की बात हो रही थी। उसके लिए कार्रवाई विभाग ने शुरू किया था, उन लोगों को बर्खास्त नहीं किया। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जो लोग भी 31 मार्च 19 तक जिनका रिजल्ट नहीं आया, उनका रिजल्ट बाद में भी आ गया है, तो ये लोग सेवा में बने रहेंगे, लेकिन उसका डेडलाइन है 19 अक्टूबर। अब यहाँ सवाल यह है कि जो शिक्षक पहली बार एग्जाम में शामिल हुए और पहली बार एग्जाम में अपीयर हुए और किसी एक विषय में वो पास नहीं कर सके, तो उनको आपने फिर दोबारा पास करने का मौका नहीं दिया। परीक्षा का जो कंसेप्ट होता है, जितनी भी परीक्षाएं ली जाती है किसी भी परीक्षा समिति के द्वारा या विश्वविद्यालय के द्वारा, तो किसी भी छात्र को अपने विषय में पास करने के लिए 3 अवसर दिए जाते हैं। अगर पहली बार में कोई व्यक्ति पास नहीं करता है तो उसको फिर से दोबारा परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाता है। दोबारा भी अगर अनुत्तीर्ण होता है तो तीसरी बार भी शामिल होने का अवसर दिया जाता है और तीसरी बार भी अगर वह पास नहीं करता है तब उसको उसका रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल किया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, अब फिर नए सिरे से आइए। मतलब कि जो 2 परीक्षाओं का अवसर है बाद के, जो बाद वाले अनुवर्ती 2 अवसर दिए जाते हैं, वह भी पहली परीक्षा का ही एक पार्ट माना जाना चाहिए। यह वेलफेयर के कंसेप्ट में अगर आप देखेंगे इस दृष्टिकोण से तो यही होना चाहिए। तो इसमें परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ यह राज्य सरकार से भी मांग कर रहा है और यह हम अपील करना चाहते हैं न्यायविदों से, माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से, कि अगर कोई भी शिक्षक पहली बार में अगर पास नहीं कर सका है तो उसके जो 2 अवसर बचे हुए हैं, उनको 2 अवसर को यूटिलाइज करने के लिए उसको अवसर मिलना चाहिए। कि आखिर बताइए कि कोई शिक्षक पहली बार परीक्षा दिया और वह फेल कर गया, और इसके पहले कोई जो परीक्षा दिया है वो 3 बार परीक्षा देकर पास किया है, तो उसको आप 3 बार का अवसर देंगे और बाद वाले को आप 2 अवसर उसका आप नहीं देंगे।
यह तो अवसर से वंचित करने जैसी बात है, और किसी को अवसर से वंचित करना बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आखिर माननीय उच्च न्यायालय ने संविधान के किन धाराओं की व्याख्या करके ऐसा फैसला दिया, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। यह फैसला बिल्कुल गलत है, और क्योंकि न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला है, इसके लिए न्यायालय में ही लड़ना पड़ेगा। तमाम अभ्यर्थियों से भी हम यह अपील करते हैं कि जो लोग भी इससे पीड़ित प्रभावित हैं वो सभी माननीय उच्च न्यायालय में जाएगी, फिर डिवीजन बेंच में आप जाइए, आपको फैसला निश्चित रूप से आपके पक्ष में आएगा। और एक और सबसे गंभीर बात माननीय उच्च न्यायालय ने यह उसमें जोर दिया अपनी ओर से, विभाग ने ऐसा कहीं नहीं कहा था, लेकिन न्यायालय ने जोर दिया कि जो लोग भी 31 मार्च 19 के बाद जो पास किए हैं, उन सभी लोगों के पास होने के बाद उन लोगों का जो रिजल्ट का डेट है, एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कंप्लीशन का जो डेट है, प्रशिक्षण पूर्णता की जो तिथि है, उसके पहले की जो उनकी सेवा है उसका कोई मतलब नहीं रहा, उससे उनकी वरीयता को प्रभावित कर दिया गया। तो यह सबसे गंभीर बात है कि कोई भी व्यक्ति जो अभी से 10 साल पहले अगर ज्वाइन किया और वह 2019 में 2022 में वह पास कर रहा है, तो 2022 से आप उसकी सेवा काउंट करेंगे तो 10 साल की उसकी सेवा कहाँ चली गई? उसकी तो पूर्णतः वरीयता है। तो बहुत बिल्कुल गलत फैसला है, बिल्कुल शिक्षक विरोधी फैसला है। इसलिए ये फैसला चलने वाला नहीं है, और डिवीजन बेंच में जाएगा तो यह टिकेगा भी नहीं। इसलिए सभी लोग डिवीजन बेंच में जाएं, और इसके लिए बड़े बड़े अधिवक्ता हैं उनसे संपर्क करें, और उनको न्याय मिलेगा। मैं अपने यहाँ जो न्याय की व्यवस्था है उसमें इस दरवाजे न्याय नहीं मिला तो फिर अगले दरवाजे पर जाने पर न्याय मिलता है, न्याय मिलेगा। इसमें मुझे तो पूरा स्पेस दिख रहा है जहाँ पर एकदम शिक्षकों को राहत मिलना ही मिलना, नहीं मिलने का सवाल नहीं, लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा। जो प्रभावित लोग हैं उनको जाना पड़ेगा। सर, इसमें कितने शिक्षक प्रभावित होते होंगे? इसमें पूरे बिहार में ये तो पूरा फैसला, जितने भी लोग अप्रशिक्षित रह गए हैं सभी लोग प्रभावित हो गए इस फैसले से ना। केवल वही प्रभावित नहीं हो रहे हैं जिन लोगों को केवल बर्खास्त करने की बात हुई है। बर्खास्त करने की बात हुई है तो ऐसे तो मान लीजिए कि 2000 लोग ऐसे होंगे जो लोग किसी कारण से अप्रशिक्षित हैं अभी तक, तो ये तो 2000 लोग हैं ही। लेकिन जो जिन लोगों की सेवा बरकरार रखी गई है, जिनकी सेवा को माना गया वैध, तो वैसे लोग की जो सीनियरिटी प्रभावित हो रही है, तो प्रभावित तो वो भी हैं, इसलिए उनको भी जाना चाहिए। इस सारे के सारे ऐसे 5000 लोग होंगे पूरे बिहार के अंदर। सर, अच्छा, शिक्षकों की तबादला की बात हो रही थी, स्थानांतरण की। स्थानांतरण एक शिक्षकों का बहुत प्रमुख मुद्दा है, और इसके लिए हम लोग हमेशा से सरकार के समक्ष मांग उठाते रहे हैं, और हम लोग इस पर बात करते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि जब तक आप शिक्षकों को शिक्षा विभाग का कर्मचारी नहीं मानेंगे, नियोजित शिक्षकों को, जब तक आप जिला संवर्ग घोषित नहीं करेंगे, तब तक आप स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे। ये तकनीकी बात है जिसको हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, और इस दिशा में जो जानकारी मिल रही है उसके तहत यह जानकारी आ रही है छनकर कि अब जिला संपर्क करने की बात हो रही है, और इसमें उप विकास आयुक्त को अध्यक्ष और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को सचिव बना करके, और नियोजन इकाइयों का जो प्रभाव प्रभुत्व है उसकी जो सीमा है उसको खत्म करने की बात हो रही है। तो यह जब समाप्त हो जाएगा और जिला संवर्ग के शिक्षक हो जाएंगे तभी इनका स्थानांतरण हो पाएगा, अन्यथा यह स्थानांतरण होने की स्थिति नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही होगा, और शिक्षा मंत्री से हम मांग भी करते हैं कि इस दिशा में आप सकारात्मक पहल करिए। विपक्ष में रहने पर सभी लोग शिक्षकों के बहुत बड़े हितैषी बन जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद में ये लोग शिथिल हो जाते हैं। पता नहीं उस कुर्सी का दोष है, या व्यक्ति का दोष है, या राजनीतिक पार्टियों का दोष है, लेकिन यह कहीं से भी उचित नहीं है। आप जितनी तत्परता से शिक्षा मंत्री जी हमारे आंदोलनों में आप पहले आते थे, हम लोग के साथ धरना पर बैठते थे, और आज जब आप मंत्री बन गए हैं तो उतनी ही तत्परता से अगर काम का निपटारा अगर करते तो हम समझते हैं कि बहुत सारे शिक्षकों का भला हो जाता। इसलिए स्थानांतरण की हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्थानांतरण, चाहे इसके लिए आप जिला संवर्ग बनाइए, राज्य संवर्ग बनाइए, जो संवर्ग बनाना है बनाइए, लेकिन स्थानांतरण कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो इसके कारण बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। सर, आप शिक्षक नेता हैं और 7वें चरण के लिए शिक्षक अभ्यर्थी संघर्षरत है, लेकिन इस पर कोई सरकार पहल नहीं कर रही है, इस पर आप क्या कहें? 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन पिछले दिनों आपने देखा है, पटना में जबरदस्त आंदोलन लोगों ने किया है। लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। स्वाभाविक भी है कि जो लोग अभी तक सेवा में नहीं है, नौकरी के लिए तो हर बेरोजगार व्यक्ति ललायत रहता है, परेशान रहता है, जीवन के लिए चिंतित रहता है, करियर को लेकर। तो बहाली इनकी जल्द होनी चाहिए, अविलंब बहाली हो, और जो बहाली की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके तहत सरकार उस बहाली की व्यवस्था में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की स्थिति में है। क्योंकि हम कोई सरकार के कोई प्रवक्ता नहीं है कि हम कोई सरकार की ओर से कुछ औपचारिक बयान लें, लेकिन जो जानकारी आ रही है उस तरह से जो टीईटी होने वाला है या पूर्व में टीईटी हुए हैं, इस टीईटी में उत्तीर्णता के जो अंक हैं उसके अंक का 75% उसका लिया जाएगा, उसकी वरीयता का ख्याल किया जाएगा।
और इसके आधार पर और एकेडमिक से 25% वेटेज लिया जाएगा। तो जो मेधा अंक बनना है इसके आधार पर बनना है कि टीईटी जो लोग पास किए हैं टीईटी के मार्क्स के आधार पर उसको प्राथमिकता दी जाएगी और तब बहाली होगी। और नियमावली बन रही है। सरकार तो हमेशा से बीरबल की खिचड़ी बनाती रहती है कि हमेशा हर 6 महीने पर सेवा शर्त बदल दिया जाता है और नई सेवा शर्त लाई जाती है, बनाने का स्वांग रचा जाता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि एक मुकम्मल सेवा शर्त लाइए कि फिर आपको सेवा शर्त बनाने की जरूरत नहीं पड़े। और बनाना क्या है, जो पूर्व में जो सेवा शर्त है उसके तहत उसी को आप मान लीजिए ना, उसी के तहत सबकी सेवा आप कर लीजिए सामंजित और सबकी बहाली कर दीजिए। राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इन अभ्यर्थियों के दुख दर्द को समझिए। बहुत सारे नेता लोग हैं जो लोग जब बेरोजगार रहे होंगे तो क्या बेरोजगारी का दंश होता है, उस चीज़ को जरा सा एक बार याद कर लीजिए। थोड़ी सहानुभूति आपको आ जाएगी इनके प्रति और अभ्यर्थियों के पक्ष में जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए।